जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ तो जहां पठान को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पठान को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो कोई नई नहीं है। आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से बॉयकॉट की बातें तेज़ हुई हैं, उसमें लोग किसी भी मूवी को लेकर कोई ना कोई बात ऐसी पकड़ ही लेते हैं जो कि उनकी भावनाओं को आहत कर रही होती है। और कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म की तरह उभरता है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने अपने विचार रखते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं और एक जैसी मानसिकता वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इस प्रकार की बॉयकॉट की जो मुहिम है वो और भी ज़्यादा तेज़ चलती जाती है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ बातें हैं जो कि बॉलीवुड की भी पोल खोलती हैं, उन बारे में ज़रा जान लेते हैं इस वीडियो में। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि बड़े बड़े 100 करोड़ी सितारों की कोई बॉलीवुड फिल्म पहले 3 दिन जितनी कमाई करती है, उसका लाइफ टाइम कलेक्शन उन 3 दिनों की कमाई से ज़्यादा निकल ही नहीं पाता। मान लीजिए कि बॉलीवुड की किसी 100 करोड़ी खान सितारे की कोई फिल्म पहले 3 दिन में 60 करोड़ कमाती, आगे 4 से 5 हफ्ते या उससे भी कहीं ज़्यादा वक्त सिनेमाघरों में बिताने के बावजूद भी फिल्म का कुल कलेक्शन 110 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाता है। यानी पहले 3 दिन में की कमाई 60 करोड़ और बाकी के हफ्तों की कुल कमाई मात्र 50 करोड़। और ये साधारण फिल्में भी नहीं है। बजट के मामले में बॉलीवुड के इतिहास की सर्वाधिक महंगी फिल्मों में इन्हें शुमार किया जाता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी फिल्में कारोबारी लिहाज से फ्लॉप कही जाएंगी, और असल में फ्लॉप थी भी। क्या ये माना जाए कि महंगे बजट की फिल्मों के लिए एक रहस्यमयी जादुई कैंपेन तैयार किया जाता है जिसके बारे में लोग अनुमान तक न लगा पाए। तमाम रणनीतियां बनाई जाती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी वजह हो, फिल्मों को चर्चा देने वाले मसाले क्रिएट किए जाते हैं। आज से कुछ साल पहले तक फिल्मों के आसपास कंट्रोवर्सी रचना बिल्कुल आम बात थी, ताकि खबर बने और चर्चाएं हों। फिल्म आने से पहले शाहरुख आमिर असहिष्णुता का राग छिड़ देते थे। इंटरनेट युग के विस्तार से पहले ये चीज़ क्लिक कर जाती थी, क्योंकि सारी रिपोर्ट एक तरफा होती थी, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होता था। बड़ी बजट के फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भारी विरोधाभास देखते हुए क्यों ना माना जाए कि असल में इन्हें फिल्म की हाइप बनाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। रिलीज के बाद फिल्म का प्रमोशन उनके बॉक्स ऑफिस से ही होता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में लोग कलेक्शन देखकर ही मूवी देखने जाते हैं। पिछले 20 सालों में बड़े बजट के 3 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों के शुरुआती दिनों के कलेक्शन और कुल लाइफ टाइम कलेक्शन का अंतर देखेंगे तो आपको यही समझ में आएगा। और ऐसा भी नहीं कि केवल खान सितारों की फिल्में ही हों, इनमें दूसरे 100 करोड़ी एक्टर्स भी शामिल हैं। बात दूसरी है कि 3 दशकों से बॉलीवुड के कुछ बड़े बैनर ज़्यादातर खान सितारों के साथ ही फिल्म बना रहे हैं। पठान का निर्माण करने वाला बैनर यशराज फिल्म शाहरुख के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुका है। करण जौहर का बैनर भी एक ज़माने में शाहरुख के साथ ही फिल्में बनाता था, या फिर दोनों, या एक दूसरे बैनर से एक दूसरे के साथ मिलकर 3 दशकों से ज़्यादातर सलमान और आमिर के साथ ही मूवी बनाते हुए दिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर किसी फिल्म के कंटेंट में दम है तो भला इस तरह की नेगेटिव और पॉजिटिव कैंपेन की ज़रूरत क्या है। कंटेंट में दम है तो फिर दर्शक उसे केजीएफ, कांतारा या फिर आरआर की तरह खोज खोज कर देखेंगे, और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सिर्फ ओपनिंग डे पर ही नहीं बल्कि रेगुलर रोटेट करता दिखेगा। अगर ओपनिंग डे कलेक्शन और कुल लाइफ टाइम कलेक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर है तो इसका एक सीधा मतलब है कि फिल्में फ्लॉप हुई। और किन्हीं एक्टर्स की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं तो उसका भी मतलब साफ है, इनके कंटेंट में दम नहीं। दर्शक अब ऊब चुके अभिनेताओं की फिल्में देखना नहीं चाहते। सवाल वही, फिर शुरुआती रिकॉर्ड तोड़ बहस ऑफिस क्या था? क्या असलियत में वो झूठ मूठ था ताकि बिग बजट फिल्मों के लिए दर्शकों को अट्रैक्ट किया जा सके? बॉलीवुड का एक ऐसा पीआर हथगंडा हमेशा से दर्शकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब होता रहता था। कुछ तय नहीं कहा जा सकता, मगर कई चीज़ें संदिग्ध जरूर नजर आती थी। पठान के साथ नाना प्रकार के पीआर पैंतरे दिख रहे हैं। गाना रिलीज से पहले ही फिल्म को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। खूब चर्चा हो रही है, रिलीज से पहले ही एक धड़े ने शाहरुख की फिल्म को ब्लॉकबस्टर ही बता दिया। चीज़ें संदिग्ध तो नजर आ रही हैं। आमिर सलमान को छोड़िए, पिछले 8 सालों में अकेले शाहरुख की ही आधा दर्जन से ज़्यादा फिल्में केस स्टडी से कम नहीं। ये फिल्में अपने समय की बड़े बजट की फिल्में थी और फ्लॉप हुई, बावजूद कि सभी फिल्में प्रायोगिक थी। उसमें भी पठान की तरह कुछ ना कुछ नया था, हर तरह के मसाले थे, बावजूद दर्शकों को एंटरटेन करने में ये नाकाम रही। एग्जाम्पल के लिए शाहरुख की आखिरी रिलीज फिल्म जीरो को ही ले लीजिए। इसमें करीब 200 करोड़ से ज़्यादा के बजट में बनाया गया था। इसे भी एक प्रायोगिक फिल्म कहा गया था, जिसमें कि ब्रांड दुबई के रूप में मशहूर किंग खान ने बौने का किरदार निभाया था। सोशल मीडिया पर शाहरुख के प्रशंसक अपने स्टार को ब्रांड दुबई और आमिर के प्रशंसक आमिर को ब्रांड तुर्की के रूप में भी संबोधित करते हैं। तो ब्रांड दुबई के जीरो ने ओपनिंग वीकेंड पर 54 करोड़ रुपए कमाई करी थी। स्केल के हिसाब से ओपनिंग कलेक्शन को ब्लॉकबस्टर ही माना जाएगा। इस आधार पर फिल्म को आराम से 300 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन निकालना बनता था, जबकि आगे जाकर यह फिल्म घरेलू बाजार में कुल 90 करोड़ की ही कमाई कर पाई और पिट गई। यानी 3 दिन के बाद ब्लॉकबस्टर कलेक्शन करने वाली फिल्म थिएटर्स में हफ्तों बिताने के बावजूद भी 35 करोड़ भी नहीं कमा पाई। इसमें पहले शाहरुख की जब हैरी मेट सेजल, जिसकी कुल कमाई 64 करोड़ थी, इसका शुरुआती वीकेंड आंकड़ा 45 करोड़ रुपए का था। डियर जिंदगी, जिसकी कुल कमाई 68 करोड़ थी, इसकी 3 दिन की कमाई 32 करोड़ थी। दोहरी भूमिकाओं में आई शाहरुख की फैन, इसकी कुल कमाई 84 करोड़ थी। यह भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। शाहरुख ने इसमें डबल रोल किया था
और ओपनिंग डे पर आप यकीन नहीं मानेंगे 84 करोड़ के टोटल कलेक्शन में से ओपनिंग वीकेंड में ही 52 करोड़ की कमाई हो गई थी। यही हाल दिलवाले का भी रहा, जिसका कि ओपनिंग वीकेंड करीब 65 करोड़ का था, उसके बावजूद फिल्म की कुल कमाई 150 करोड़ भी पार नहीं कर पाई। सलमान खान की ट्यूबलाइट और रेस 3 की केस स्टडी को भी यहाँ पर ला सकते हैं। रिलीज तक इन दोनों फिल्मों की भी हाइप कुछ ऐसी थी कि ये बस ऑस्कर जीतने वाली मूवी थी। ओपनिंग कलेक्शन दिखाता है कि ट्यूबलाइट, जिसने कुल कमाई 120 करोड़ करी है, इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में 64 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अगर रेस 3 की बात करें तो इसकी तो कितनी रोस्टिंग हुई थी हम सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी इस मूवी ने 166 करोड़ रुपए कमाए थे। लेकिन ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो इसकी 103 करोड़ रुपए का ओपनिंग वीकेंड रहा था और उसके बाद 164 करोड़ रुपए धराशायी हो गई थी। आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, इसकी कुल कमाई 151 करोड़ थी और अब यकीन नहीं मानेंगे ओपनिंग वीकेंड की कमाई 123 करोड़ रुपए थी। बॉक्स ऑफिस के सभी आंकड़े बॉलीवुड हंगामा से लिए हैं मैंने, जिसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे प्रतिष्ठित वेबसाइट भी माना जाता है। लेकिन अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस के ट्रेंड की बात करें तो ठीक उलट है। दरअसल बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस का जो सामान्य ट्रेंड नजर आता है वो यही है कि 2-3 शोज के बाद ही खराब कंटेंट पहले दिन बैठ जाता है और कंटेंट में दम है तो आगे चलकर शुरुआती वीकेंड से ज़्यादा के कलेक्शन निकालता है। इसी साल बॉलीवुड या दक्षिण से आई किसी भी हिट फिल्म का बॉक्स ऑफिस ट्रेंड देख लीजिए, ये समझ से परे कि जिन बड़ी फिल्मों को पहले 3 दिन दर्शक मिले उनके लिए अचानक से दर्शकों का अकाल पड़ गया। क्यों ना माना जाए कि 100 करोड़ सितारों और बड़े बैनर कई 100 करोड़ एक फिल्म पर फालतू की चीज़ों के लिए खर्च कर रहे हैं और ये खर्च सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने और एक घटिया प्रोडक्ट को बढ़िया प्रोडक्ट बताने पर खर्च किया जाता है। कंटेंट पर काम ही नहीं हो रहा, एक्टर अभिनय के अलावा सभी चीज़ों पर मेहनत कर रहा है। ब्रह्मास्त्र के सामने 2 दिन मेकर्स ने बड़ा चढ़ाकर फिल्म के कलेक्शन रिपोर्ट को साझा किए, मगर बाद में जब सवाल उठने लगे कलेक्शन आंकड़े देखे ही नहीं, इसके बाद बड़े बजट की फिल्मों के ऊपर एक बहुत बड़ा झूठ का जो मटकी थी वो फूट गई। दरअसल बॉक्स ऑफिस साफ बता रहा है कि कुछ लोग राजनीतिक विवाद खड़ा करके यूट्यूब पर लाइक कमेंट खरीद कर, प्रायोजित तारीफें बटोर कर और 100 करोड़ की फीस लेकर किसी भी सूरत में बस हीरो बने रहना चाहते हैं। दुर्भाग्य से इंटरनेट और डिजिटल एज की वजह से सिनेमा लिटरेसी बढ़ चुकी है और भाषाओं की दीवार ढह रही है। अब दर्शकों को पता है कि उन्हें कौन सा कंटेंट कब देखना है। ट्रेंड साफ है, पठान किस हादसे की तरफ बढ़ रही है। अगर हम लोग मान के चलें कि भाई ये मूवी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की है, उसके बावजूद भी मुझे ये मूवी कहीं से कहीं तक भी 150 करोड़ के ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है, अगर इसका कंटेंट अच्छा नहीं है तो। अगर कंटेंट अच्छा रहा तो फिर कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। RRR ने 1200 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन यहाँ पर अगर पठान का कंटेंट अच्छा नहीं हुआ तो 150 करोड़ एट मैक्स। आपका कहना इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।